सबसे पहले तो मैंने जो उसके हाथ में ग्रेनेड था या रिवॉल्वर थी, उनको मैं देख रहा था कि ये फेक तो नहीं है कहीं। बट बीइंग ए एनसीसी स्टूडेंट, You knew I knew a little bit about the arms and weapons and all. तो मैंने देखा कि नहीं, these are not fake, but definitely they are real one. तो उसके बाद सबसे पहले जो माइंड में चीज आती है वो ये आती है कि now how to save passengers, crew members and with safety कैसे अब जहाज को लैंड करना है। 3 लोगों के गले काटे, जिसमें से एक की डेथ हो गई, जिसके लिए सारी जिंदगी के लिए मैं सोचता रहूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। अगर ये मेरे को नहीं मारेंगे या मेरे क्रू को नहीं मारेंगे तो डेफिनेटली वी कैन एक्ट लाइक ए शील्ड बिटवीन पैसेंजर्स एंड हाईजैकर्स। ये वो बातें हैं जो कि एक पायलट ने कही थी, पर ऐसा क्या हुआ प्लेन हाईजैक के दौरान जो आने वाले समय में इंडिया के लिए नासूर बन गया। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और थंबनेल देखकर आप ये बात जान ही चुके हो कि आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जिसने जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों को जन्म दिया, जिसने भारत में आतंकवाद को बहुत ज्यादा फैलाया एंड बहुत सारी जानें इसकी वजह से गई, यानी कंधार प्लेन हाईजैक 1999। ये एक ऐसी घटना है जिसने न केवल इंडिया बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यह घटना है IC-814 हाईजैकिंग की, जो कि 24 दिसंबर 1999 को हुई थी। यह इंडियन हिस्ट्री का सबसे भयानक हाईजैकिंग केस माना जाता है, क्योंकि इसने इंडियन डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी एजेंसी की कमजोरियों को सबके सामने खोलकर रख दिया। 24 दिसंबर 1999 के दिन इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 ने काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। विमान में कुल 178 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें नवविवाहित रुपिन कटियाला और उनकी पत्नी भी शामिल थी। इस फ्लाइट में कैप्टन देवीसरन, फर्स्ट ऑफिसर राजेंद्र कुमार और फ्लाइट इंजीनियर अनिल कुमार जगिया भी सवार थे, जो फ्लाइट का संचालन कर रहे थे। दोपहर 4:05 पे विमान ने उड़ान भरी और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उड़ान के लगभग आधे घंटे के बाद 4:38 एक घटना हुई जिसने पूरी इंडिया को हिलाकर रख दिया। विमान के सीनियर क्रू मेंबर अनिल कुमार कॉकपिट में चाय और कॉफी देने के लिए गए थे। जैसे उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोला, एक आदमी उन्होंने धक्का दिया और अंदर आ गया। यह आदमी मंकी कैप पहने हुए था, जिसके एक हाथ में ग्रेनेड और दूसरे हाथ में पिस्टल थी। यह कोई साधारण यात्री नहीं था, वह एक आतंकवादी था और विमान हाईजैक करने आया था। कैप्टन देवीसरन को तुरंत स्थिति का अंदाजा हो गया, लेकिन यह केवल एक आदमी का हमला नहीं था, बल्कि विमान में टोटल 5 हाईजैकर्स थे और वह सभी आतंकवादी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन से जुड़े थे। इन 5 हाईजैकर्स के नाम थे इब्राहिम अतर, शाहिद अख्तर सैयद, सनी अहमद काजी, जहूर मिस्त्री और शकीर। यह सभी पाकिस्तानी आतंकवादी थे जिनका मोटिव था आतंकवाद फैलाना और कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटी को बढ़ावा देना। जैसे ही हाईजैक की सूचना मिली, कॉकपिट के अंदर टेंशन का माहौल हो गया। हाईजैकर्स ने कैप्टन को धमकाया और विमान को लाहौर की ओर मोड़ने की मांग की। हाईजैकर्स ने यात्रियों और क्रू सदस्यों को टॉर्चर करना भी शुरू कर दिया था। ये यात्रियों को मारने की धमकियां तक देनी शुरू कर दी थी। कैप्टन देवीसरन ने सूझबूझ के साथ हाईजैकर से बातचीत शुरू की और उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि विमान में इतना फ्यूल नहीं है कि वो लाहौर पहुंच सके, लेकिन हाईजैकर्स ने कहा कि अगर वो तुरंत लाहौर की तरफ नहीं उड़े तो विमान को उड़ा देंगे। इस बीच कैप्टन ने एक बोल्ड डिसीजन लिया और ट्रांसपोंडर पर एक सिग्नल भेजा, जो कि हाईजैकिंग कोड होता है। यह कोड सीधे ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित करता है कि विमान को हाईजैक कर लिया गया है। लखनऊ एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इस सिग्नल को पकड़ा और तुरंत दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित किया। दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को हाईजैकिंग की सूचना जैसे ही मिलती है, उन्होंने तुरंत भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर और कम्युनिकेशन में बहुत बड़ी गलतियों के कारण यह इंफॉर्मेशन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनके मंत्रिमंडल तक पहुंचने में बहुत देर हो गई। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बिहार के पब्लिक मीटिंग में थे। उन्हें हाईजैकिंग की जानकारी तब मिली जब वो दिल्ली लौट रहे थे। इस स्थिति में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का संगठन हुआ, जिसमें वरिष्ठ मंत्रियों के साथ साथ बहुत सारी सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख को शामिल किया गया। लेकिन इस बीच स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। अमृतसर एयरपोर्ट पर विमान को उतरने की अनुमति मिली। यह एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी थी जहां इंडियन आर्मी और सिक्योरिटी एजेंसीज हाईजैकिंग का द एंड कर सकती थी। लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने फैसला लिया कि विमान को अमृतसर में अधिकतम टाइम के लिए रोका जाए ताकि सिक्योरिटी फोर्सेज को स्ट्रैटेजी बना सके। इस दौरान पंजाब पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच
कोऑर्डिनेशन में एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। पंजाब के जीडीपी को इस घटना की जानकारी न्यूज से मिली, जबकि अधिकारियों को समय पर सूचित नहीं किया गया था। इसी बीच हाईजैकर्स को शक हुआ कि इंडियन ऑफिसर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत विमान को फिर से उड़ाने का आदेश दिया। विमान को पाकिस्तान के लाहौर ले जाया गया, लेकिन पाकिस्तान ने विमान को उतरने से मना कर दिया, अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि यदि आप यहाँ पे उतारोगे तो हम विमान को उड़ा देंगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने रनवे की सारी लाइट्स को भी बंद कर दिया। इस स्थिति में विमान को दुबई की ओर मोड़ लिया गया। दुबई में उतरने के बाद हाईजैकर्स ने कुछ यात्रियों को रिहा किया, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बीमार यात्री शामिल थे। लेकिन यह क्राइसिस यहाँ समाप्त नहीं हुआ। विमान को दुबई में कुछ देर रोकने के बाद फिर से उड़ाया गया। अब उनका नया डेस्टिनेशन था कंधार, यानी कि अफगानिस्तान। कंधार में तालिबान की सरकार थी, जिसने इस हाईजैकिंग में आर्बिट्रेशन करने की पेशकश की। जब विमान कंधार एयरपोर्ट पर उतरा तब स्थिति और भी गंभीर हो गई। तालिबान, जो उस समय अफगानिस्तान पर शासन कर रहा था, ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तालिबान ने हाईजैकर्स का समर्थन नहीं किया, लेकिन उन्होंने भारतीय सुरक्षा बलों को भी विमान से दूर रहने के लिए कहा, उनको पास जाने के लिए रोका। तालिबान ने हाईजैकर्स के खिलाफ कई सख्त कदम नहीं उठाए, लेकिन उन्होंने भारतीय सेना को किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई करने से मना कर दिया। अब हाईजैकर्स ने अपनी असली मांगे सामने रखी। वो चाहते थे कि भारतीय सरकार मौलाना मसूद अजहर को रिहा करे और उसके साथ साथ भारतीय जेलें बंद हो रखे और भी बहुत से आतंकवादियों को रिहा करने की पेशकश की। और उन्होंने कहा कि हमें $200 मिलियन की फिरौती भी चाहिए। भारतीय सरकार इस मुश्किल स्थिति में थी, यात्रियों की जान खतरे में थी और हाईजैकर्स ने धमकी दी थी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो यात्रियों को मार देंगे। 6 दिनों तक चली कड़ी बातचीत के बाद भारतीय सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा। हाईजैकर्स ने यात्रियों को मारने की धमकी दी और सरकार पर काफी ज्यादा प्रेशर था। अंततः भारतीय सरकार ने मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद और मुश्ताक अहमद की रिहाई के लिए हामी भर दी। 31 दिसंबर 1999 को भारतीय विदेश मंत्री जसवंत सिंह इन आतंकवादियों को लेकर कंधार पहुंचे। इसके बाद हाईजैकर्स ने सभी यात्रियों को रिहा कर दिया और खुद पाकिस्तान भाग गए। मौलाना मसूद अजहर की रिहाई ने इंडिया के लिए एक नई चुनौती सामने खड़ी कर दी। पाकिस्तान पहुंचने के बाद मसूद अजहर ने एक नया आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना करी। यह संगठन कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए जाना गया और इसने इंडिया पर कई आतंकवादी हमले करे। 2001 में भारतीय संसद पर हमला, 2016 में पठानकोट एयरबेस हमला, 2019 का पुलवामा हमला, जिसमें 40 से अधिक भारतीय सैनिकों की जान गई। मसूद अजहर की रिहाई ने इंडिया में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को और ज्यादा कठिन बना दिया। पर कुछ सवाल हैं जिसके जवाब मिलने बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि क्या इंडिया को उस समय आतंकवादियों को रिहा करना चाहिए था, जिस वजह से उस समय इंडिया के प्रधानमंत्री को इस बात की खबर नहीं हुई थी, तो क्या उस पर कोई भी कार्रवाई की गई। ऐसे भी बहुत सारे सवाल है। पर खैर, इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार के टाइमलाइन में मसूद अजहर को मारा जा चुका है, जो कि आतंकवाद फैलाने का एक बहुत बड़ा रीजन था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने सारे दोस्तों शेयर कर दे। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।